हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का ये वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग आप लोग का जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे। साथ ही आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का सामाजिक विज्ञान में अंत में आपका मानचित्र संबंधित 10 मार्क का प्रश्न भी आता है। तो इस वीडियो में इस मानचित्र संबंधित प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। देखना आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो इसी पेपर में से आप लोग के क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए, जिसमें से कहा गया कि 15 मिनट आपको ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और पूर्णांक आपका 70 होगा, यानी 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा। यानी ये 70 मार्क का पेपर है पूरा का पूरा, और 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल, यानी आपका 100 मार्क का पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो सब ये निर्देश दिया हुआ है, निर्देश चलो वही सब इसमें बताया गया है। जो आगे हम लोग देखेंगे चीज़ें, तो यहाँ निर्देश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक निर्देश है कि आप लोग का जो 20 जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका आंसर OMR शीट पे देना है बोर्ड परीक्षा 2024 में भी 2023 की तरह। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ओके, आप लोग का इसमें बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1779 या 1789, 1780 या 1799। ये आपका चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन ये बी वाला है। फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 1789 में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, इधर मैं आ जाता हूं और यहाँ हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ देख सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संबंधित था। ओके, नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो नेपोलियन था वो कहाँ का रहने वाला था, यानी संबंधित था, वही कहने का मतलब कहाँ का रहने वाला था, तो वो फ्रांस का रहने वाला था। क्लियर है, आपका फर्स्ट ही चैप्टर से ये पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था पहले ही चैप्टर से था। क्लियर, चलो थर्ड नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। ओके, हमें बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 25 अप्रैल 1919। तो देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर नामक जगह पे हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरे के बाद चौथा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। देखो, दो चीजें, एक वंदे मातरम और एक हम लोग का जनगण मन। ठीक है, यानी जो राष्ट्रगान है, वंदे मातरम गीत जो हम लोग की राष्ट्रीय गीत है, इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, और जो हम लोग का राष्ट्रगान है यानी जनगण मन, उसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ये दो चीजें याद रखना, आपको वंदे मातरम गीत भी पूछ सकता है और जनगण मन के बारे में भी पूछ सकता है। तो जनगण मन यानी राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर, और वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो अगला हम लोग 4 के बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी। देखो, जो IMF था यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ 1945 में किया था। तो 1944-45 में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसकी स्थापना 1944 में ही हुई थी, लेकिन जो इसने कार्य करना शुरू किया वो 1945 से शुरू किया। तो काफ़ी लोग 1945 में ट्रिक करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, चलो ये 5वां हम लोग का प्रश्न था। 6 नंबर प्रश्न देख सकते हो कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी वही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी वर्तमान में भारत में 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। ओके, संघीय जो शासन प्रणाली है इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, या विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो देखो, हम लोग के भारत में भी संघीय शासन प्रणाली है, इसमें जो शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के मध्य होता है। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
चलो भाई, ये 7वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि वियना की संधि कब हुई थी। ओके, हमें वियना की संधि बताना है कि कब हुई थी। तो देखो, वियना की संधि नेपोलियन के हार के फलस्वरूप 1815 में हुई थी। ठीक है, जिसका मतलब जिसका अध्यक्षता मैटरनिक मतलब जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मैटरनिक, उन्होंने किया था। ठीक है, तो वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में, जिसकी अध्यक्षता ड्यूक मैटरनिक ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। क्लियर। चलो, 8वें के बाद 9 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, पूरे भारत में यहाँ बात किया जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, पूरे भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई थी। ठीक है, या मतलब एक तरह से एक राज्य में देखें तो सबसे पहले पंचायती राज तो राजस्थान में लागू हुआ था, लगभग 1959 में है कि कब शायद लागू हो गया था, लेकिन पूरे भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। चलो, यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। ओके, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव और हिंसा, दल बदल, उपयुक्त सभी। तो भाई, ये तो सभी हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन भी है, भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है, सामाजिक तनाव और हिंसा भी चुनौती है, और दल बदल तो भाई वो तो चुनौती है ही, और उपयुक्त सभी। तो इस तरह ये हम लोग का तीनों सही है, तो ये उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और मार्कशीट में आप डी वाले ऑप्शन में लगाओगे। क्लियर। चलो, तो ये हम लोग का 10 नंबर प्रश्न हुआ। 11 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। और देखो, ये सब मॉडल पेपर का, उसके अलावा नोट्स पीडीएफ जो भी है, हमारी एक एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, और साथ ही मैं पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे कोर्स बना रहा हूँ, दिसंबर में आपका एक लॉन्च करूँगा, बहुत मतलब मज़ेदार कोर्स होने वाला है। तो UPMSP स्टडी ये ऐप डाउनलोड कर रख लेना आप अभी से, और इसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, आप अभी से पढ़ते रहना। आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे डाल दिया गया है, यहाँ से आप अपना सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो, इसको डाउनलोड जरूर करना। हमारी ही एप्लीकेशन है, किसी और की एप्लीकेशन नहीं है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ओके, हमें बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय योग्य, या प्रवाह है, या जैव, या अनवीकरण योग्य, ये हमें बताना है। तो देखो, ये लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखो, लौह अयस्क यानी लोहे को हम लोग एक बार उपयोग में ले लिए, तो हम क्या उसे दोबारा उपयोग में मतलब ला सकते हैं? तो भाई बिल्कुल हम तो ला ही सकते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो लौह अयस्क यानी लोहे से बने, जैसे लोहे से कोई चीज़ बनी है, तो जैसे छड़ ही बना है, मान लो छड़, तो छड़ एक बार यूज हो गया तो क्या वो दोबारा यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लोहा से देखो बनी चीज़ें क्या होती है कि दोबारा यूज हो सकती है। जैसे लोहे से कोई चीज़ बनी, मान लो डिब्बा ही बना लोहे का, मान लो कहीं डिब्बे में छेद हो गया, तो फिर उससे पिघलाकर और उसका उपयोग कर फिर हम नया चीज़ उससे बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनका हम लोग पुनः उपयोग कर नई चीज़ें बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो पुनः उपयोग की जा सके। तो इसमें देखो, लेकिन यहाँ पे लौह अयस्क को हम लोग अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, कि जितनी भी ये धातुएं सातुएं हैं। क्यों? क्योंकि नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आपका जैसे ये पवन ऊर्जा आ गया, सौर ऊर्जा आ गई, ये सब आती हैं। इनको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग के अंतर्गत आती हैं। ये सब नहीं आती हैं, भले ही हम इसको गलाकर थोड़ा एक बार और यूज कर ले, लेकिन इनको हम लोग अनवीकरणीय योग के अंतर्गत ही रखते हैं। क्लियर। और नवीकरणीय योग्य संसाधन में कौन आते हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। चलो, अगला हम 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ओके, मुख्य रूप से पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, जहाँ कपास की खेती की जाती है। तो कपास की खेती के लिए कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो वो है काली मृदा, यानी काली मिट्टी। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग का 12 नंबर प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, चलो, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। ओके, फलीदार फसल के हमें बारे में बताना है। दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। तो देखो, जो जितनी भी दालें हैं, जैसे अरहर या मतलब जो भी दालें हैं सभी को, या जो भी जैसे आपका मटर हो गया, चना हो गया, इनको
फलीदार फसल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो दालें आपके फलीदार फसल के अंतर्गत आएंगी। चलो, ये तेरे के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। डायरेक्टली आप लोग याद रखना कि मोनोजाइट जो रेत होता है इसमें थोरियम नामक खनिज काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो है थोरियम। क्लियर। चलो, 14 के बाद ये 15 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ओके, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो भाई सही ऑप्शन तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोला जाता है। तो वही हमें प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है, तो वो हो जाएगा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, चलो 15 के बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ओके, किस देश नहीं, किसी देश का विकास किस आधार पे निर्धारित किया जाता है, ये हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है। तो देखो, पहला ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति आय। हाँ सही है, प्रति व्यक्ति आय पे भी डिपेंड करता है। औसत साक्षरता दर, हाँ ये भी बिल्कुल राइट है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये भी बिल्कुल राइट है। आपको लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे किसी देश का विकास डिपेंड करता है, तो बिल्कुल डिपेंड करता है यार। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन तीनों पे किसी देश के विकास की मतलब आधार डिपेंड करता है, विकास का आधार डिपेंड करता है। तो इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है उपयुक्त सभी, तो इस प्रकार ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओएमआर शीट में आप 16वें का डी आप भरोगे। क्लियर। चलो, 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भाई 17 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ओके, देखो मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से नेपाल और पाकिस्तान से तो भारत आगे है, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश से एक तरह से मतलब पीछे है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो वो श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखने की जरूरत है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो श्रीलंका की। हालांकि बांग्लादेश हम लोग के आसपास ही है, लेकिन मतलब थोड़ा शायद कम है। चलो अगला हम लोग देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। ओके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का क्या आधार है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, या उद्यमों को स्वामित्व, या उद्यमों से नियोजित श्रमिकों की संख्या। सही ऑप्शन है सी नंबर कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का जो आधार है वो आपका उद्यमों की स्वामित्व है। क्लियर। चलो, ये 18 नंबर प्रश्न हुआ। 19 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि स्वयं सहायक समूहों में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, यानी वही इसके सदस्यों द्वारा, या गैर सरकारी संस्था द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, स्वयं सहायक समूहों में उसके सदस्यों द्वारा ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19 का। क्लियर। चलो, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 18 के बाद 19 हो गई। और अंत में ऑब्जेक्टिव, जो 20 मार्क के ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, उसमें से ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। ओके, यानी किसी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या सूचना प्रौद्योगिकी। ये हमें बताना है। ये हम लोग के मतलब 20वां प्रश्न है। तो देखो, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, प्राथमिक। किसी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है 4 या 6 मार्क में। ठीक है, तो चलो, ये रहा हम लोग का 20 MCQ। शुरू में जो खंड अ के अंतर्गत था 20 मार्क का MCQ, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा वो। अब इसके बाद जो खंड ब होगा उसमें देखो, उसमें दो टाइप के, एक तरह से 3 टाइप के प्रश्न होंगे, एक 4 मार्क वाले, एक 6 मार्क वाले, और एक मानचित्र वाला प्रश्न। ठीक है, तो चलो इसमें, और ये सारे के सारे मिलकर के कितने मार्क के होंगे? 50 मार्क के, क्योंकि 20 मार्क के आपके MCQ और 50 मार्क के ये सारे प्रश्न। ठीक है, यानी
आपके पूरे के पूरे 50, 60, 70 मार्क के ये पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा और 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल आप सब लोग जानते हो। ठीक है, तो चलो खंड ब में जो पहला प्रश्न रहेगा उसको वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट नाम दिया गया है और इसमें जो प्रश्न रहेंगे उनका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न आपको 4 मार्क देकर जाएगा। तो जैसे देखो इसमें फर्स्ट प्रश्न यानी 21वां, 20 के बाद यहाँ 21वां दिया है या इसको एक भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखो एक और यहाँ पे दो प्रश्न दिया है लेकिन दोनों में से बीच में अथवा दी है, आपको ये करो या ये करो, आपका मन। ठीक है, जिसका आपको कितना 2+2 यानी आपको 4 मार्क दिया जाएगा। जैसे ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इतने के आप आंसर लिख दो तो इसका 2 मार्क और 2 कारण लिखिए, 2 कारण लिख दे तो उसका 2 मार्क यानी आपको 4 मार्क यहाँ से मिलेगा इस प्रश्न का। या यहाँ इस प्रश्न को आप नहीं करना चाहते हो तो आप इसको भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको करना है कि कार्ल ला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देते हो तो आपको 4 मार्क मिलेगा। तो आप ये करो या ये करो, दोनों में से कोई आपको एक करना है। उसी प्रकार अगले प्रश्न में भी देखो आपका एक ये प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, या अथवा कर ये दिया है कि लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। अब इन दोनों में से कोई आपको एक प्रश्न करना है जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह कर यहाँ देखो, इसी तरह कर आपके 8 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में आप जानते हो कि अथवा का ऑप्शन है, यानी 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 4-4 मार्क का है, तो यहाँ से आपको 16 मार्क मिल जाएगा एक तरह से ये लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ से आपका 16 मार्क हो गया और 20 मार्क का आपका MCQ से हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ आगे देखो, यहाँ आपका अगला जो इसी में वर्णात्मक प्रश्न 2 है उसका नाम मतलब इस अगले प्रश्न का नाम दिया गया वर्णात्मक प्रश्न 2। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा और इसमें भी आपके 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 8 में से आपको केवल 4 का आंसर देना रहेगा और इसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का आपको 6 मार्क मिलेगा क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो 4 के 24 नंबर ये हो जाएगा। तो 24 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 16 मार्क का लघु उत्तरीय प्रश्न और 20 मार्क का आपका MCQ। तो कुल कितना हो जाएगा 70 मार्क, क्योंकि 20 मार्क का MCQ, 16 मार्क का आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न और सॉरी ये 60 मार्क होगा, 70 मार्क नहीं होगा। और 20 मार्क 24 मार्क का आप लोग का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और आपका 10 मार्क का अंत में मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार 6 4 10 का शून्य, 2 2 4 5 6 हासिल 7 यानी 70 मार्क का आपका पेपर हो जाएगा। तो देखो वर्णात्मक प्रश्न 2 में इसमें देख लेते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि जर्मनी एकीकरण के प्रक्रिया बारे में टिप्पणी लिखे। ओके, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत है, जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया के बारे में टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में हमें टिप्पणी लिखना है या फिर अथवा कर देखो यहाँ अथवा कर आपका यहाँ पे है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको आंसर देना है, 6 मार्क मिल जाएगा। या यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रश्न है, यहाँ पे 1 मिनट इसको थोड़ा मैं ये होल्ड कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न है कि संघवाद, अगला प्रश्न है कि संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये 2 प्रश्न है, दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है जिसका आपको 6 मार्क मिल जाएगा। और यहाँ पे भी देखो 2 प्रश्न है, इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जिसका आपको 6 मार्क मिलेगा। और यहाँ भी 2 प्रश्न है जिसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। ये आपके पास स्वतंत्रता रहती है कि हर एक प्रश्न में, चाहे वो लघु उत्तरीय हो गया चाहे दीर्घ उत्तरीय हो गया, 2-2 प्रश्न होता है, उसमें से किसी एक का, मान लो एक का नहीं आ रहा है तो आप एक का उत्तर दे दो, तो ये अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णात्मक प्रश्न सेकंड रहेंगे। देखो इनका उत्तर मैं अभी यहाँ नहीं मतलब आपको बता रहा हूँ, यहाँ मतलब केवल मैंने प्रश्न आपको दिखा दिया। मैं इनमें से एक एक प्रश्नों को लेकर कभी 2 को कभी 3 को और धीरे धीरे आपको इसको लिखवा कर और अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। बाकी यहाँ चलो हम लोग ये जो मानचित्र वाला प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो मानचित्र संबंधित प्रश्न में आपके देखो, आपके हिस्ट्री से आपके 5 प्रश्न रहेंगे और आपके जियोग्राफी से 5 प्रश्न रहेंगे, यानी 10 मार्क के प्रश्न रहेंगे। बाकी आपका जो पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स होता है उससे आपका इसमें प्रश्न नहीं आता है मानचित्र संबंधित। ठीक है, तो चलो यहाँ 29वें प्रश्न का यहाँ पे क देखो, यहाँ पे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कर यहाँ 5 प्रश्न हैं। ठीक है, इन 5 प्रश्नों को क्या करना होता है कि आपको इनका आंसर लिखना होता है
मानचित्र पे दर्शाने के साथ साथ आपको एक मानचित्र मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। आपको देखो एक तो ये पेपर मिलेगा, एक कॉपी मिलेगी लिखने को, एक OMR शीट मिलेगी और साथ में एक आपका मानचित्र भी मिलेगा, ठीक है। उस 2 मानचित्र मिलेंगे, एक में आपको ये दर्शाना होगा और एक में इधर आपका ये भूगोल वाला है उसको दर्शाना होगा। तो चलो इसको हम लोग अभी दर्शाना मैं सिखा दूंगा किसी वीडियो में, अभी इसका केवल हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि इनका उत्तर क्या है। देखो पहला इसमें क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, वह मतलब कौन सा स्थान था। तो देखो जो कांग्रेस का 1929, ठीक है, कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, उसी में मतलब पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर, क्योंकि हम लोग का जगह का नाम पूछ रहा है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो लाहौर, ठीक है। अब देखो इसको नाम तो लिखोगे तो उसका आधा मार्क मिलेगा और लाहौर आपको मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको दर्शाना भी रहेगा तो उसका आपको आधा मार्क मिलेगा। तो कैसे दर्शाया जाएगा वो बाद में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, अभी केवल आंसर यहाँ जान लीजिए। यहाँ सेकंड प्रश्न है कि वह स्थान, ठीक है। तो देखो क्या है कि वह स्थान, सेकंड प्रश्न की वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। ओके, वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, वह स्थान कौन सा है। तो देखो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया, तो ये था चौरी चौरा कांड के कारण, ठीक है। जो गोरखपुर के मतलब गोरखपुर आप जानते हुए यूपी में गोरखपुर, ठीक है, उसी के मतलब आसपास चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहीं पे ये चौरी चौरी घटना हुई थी। उसमें मतलब एक पुलिस चौकी को, अंग्रेजों की एक पुलिस चौकी को पूरा पूरा भारतीय लोगों ने फूंक दिया था, जिसमें लगभग 22 अंग्रेजी पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी घटना के कारण, ठीक है, मतलब गांधी जी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। क्योंकि यह आंदोलन जो जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, लेकिन यह मतलब आंदोलन एक तरह से उग्र होता जा रहा था, तो इसी कारण इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो हमें स्थान का नाम बताना है, तो स्थान आपका क्या हो जाएगा, चौरी चौरा, ठीक है। तो मानचित्र में आपको दर्शाना रहेगा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास, आपको ऐसे मतलब आप दर्शाकर और लिख दोगे चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा। कैसे दर्शाया जाएगा आप टेंशन मत लो, मैं डिटेल में बताऊंगा दर्शाने का तरीका। पहले इसका आंसर जान लो, आप आंसर जानते रहोगे तो आसानी से दर्शा लोगे, ठीक है। अगर आंसर नहीं जानते हो तो आप दर्शा नहीं पाओगे, ठीक। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ओके, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान हमें बताना है। तो देखो यहाँ इसका 2 आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो एक तो नागपुर में अधिवेशन हुआ था 1920 में कांग्रेस का, ठीक है, और एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में भी हुआ था, ठीक है, 1920 में। तो ये 2 आंसर हो सकते हैं, तो आप दोनों में से अपने मतलब पेपर में कोई भी कर सकते हो। कलकत्ता कर रहे हो तो कलकत्ता की जगह ऐसे कर कर आप यहाँ पे कलकत्ता लिख दोगे दर्शाकर, या नागपुर कर रहे हो तो नागपुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र में नागपुर आप देख लो कि मतलब ये महाराष्ट्र है, आपको पूरा रहेगा भारत का मैप, उसमें महाराष्ट्र का भी रहेगा, तो उसमें आप देख लो कि नागपुर किधर पड़ता है और उसके अनुसार दर्शाकर आप लिख दो कि नागपुर, ठीक है। और ये आपका थर्ड का है तो यहाँ पे थर्ड लिख देना। वो दर्शाया कैसे जाएगा मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी आप आंसर जान लो। तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ और नागपुर अधिवेशन हुए, ये 2 अधिवेशन हुए, ठीक। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो भाई अहमदाबाद गुजरात में किया था, इसका आंसर है अहमदाबाद, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद ये है अगला प्रश्न कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। ओके, तो डांडी, सिंपल है डांडी, ठीक है, गुजरात में। चलो यहाँ ये हम लोग का 5 ये प्रश्न हो गया। उसके बाद इधर हम लोग आ जाते हैं, ये आपके हिस्ट्री से थे और ये आपके जियोग्राफी से होंगे। क के बाद ये आपका ख होगा 29वें का, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, इसमें भी आपको इनका उत्तर देना है और साथ ही साथ इनको मानचित्र में दर्शाना होता है, जिसमें से आपको उत्तर देने का आपको आधा मार्क और मानचित्र में दर्शाने का आधा मार्क, यानी 1 मार्क मिलता है पूरे प्रश्न को सॉल्व करने का। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वो आप लोग देख सकते हो। पहला प्रश्न है कि भारत किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को SS चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो देखो मान लो आपका ये भारत का पूरा पूरा मैप है, उसमें आपके अलग अलग राज्यों का भी अंदर उसके मैप रहेगा, ठीक है। तो उसमें से आपको कहीं भी, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक राज्य में नहीं बोल रहा है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो आप कहीं भी जहाँ भी जानते हो, तो आप जानते हो कि यूपी में एक नरौरा, ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत में स्थित,
और भारत में यूपी में ही, हम लोग के उत्तर प्रदेश राज्य में ही नरौरा में स्थित है, जिसका नाम है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो आप यूपी के मैप में आप ऐसे मतलब एस है तो एस दर्शा दोगे और यहाँ दिखा दोगे कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, ऐसे दर्शा दोगे और आपका इसका मतलब ऐसे ये दर्शाने का और ये लिखने का आपको आधा आधा यानी 1 मार्क मिल जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद सेकंड है कि इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। ओके, इस राज्य यानी ये किस राज्य का पेपर है भाई, तो यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, तो यूपी राज्य की बात कर रहा है, तो इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। ओके, तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र यूपी में भाई आप देख लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसा आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इस साइड में। तो कहीं भी आप एक दर्शाकर इस चिन्ह द्वारा और नाम किसी भी जिले का आप लिख दो, आपका हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है कि सलाल बांध, इस चिन्ह द्वारा राज्य के नाम सहित आपको दर्शाना है। तो भाई सलाल बांध कहाँ स्थित है, तो सलाल बांध भाई जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, सलाल बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में आप इस चिन्ह को दर्शा कर ऊपर एकदम मैप में एकदम ऊपर भाई ऊपर ही तो जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ आप दर्शा कर और लिख दोगे राज्य का नाम लिखना है ना, जम्मू कश्मीर, ऐसे लिख दोगे, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद देखो दक्षिण भारत की नदी, ओके, दक्षिण भारत की नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, इसका मतलब दक्षिण भारत की कोई स्पेशल नदी नहीं बोल रहा है, कोई भी नदी दक्षिण भारत में स्थित हो उसका आपको इस चिन्ह द्वारा मानचित्र में दर्शाना है और नाम लिखना है। तो दक्षिण भारत की एक कावेरी, सबसे फेमस नदी दक्षिण भारत की कावेरी, ठीक है, जो नीचे कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है। तो आप कहीं भी मतलब कर्नाटका और तमिलनाडु के नीचे बॉर्डर पे आप ऐसे मतलब इस चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह है तो इसी चिन्ह द्वारा आपको ऐसे मतलब आपको दर्शाना होगा और ऐसे लिख देना होगा, ठीक है, कि कावेरी नदी, ठीक है, दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह मतलब यहाँ चिन्ह द्वारा आप कर दिया और कावेरी नदी लिख दोगे तो ये नाम हो जाएगा, तो 1 मार्क आपको आधा आधा मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद राजस्थान का राजधानी नगर, ओके, मतलब राजस्थान का राजधानी हमें चिन्ह द्वारा और नाम सहित दर्शाना है। तो भाई जयपुर वो तो सब लोग जानते हो, तो आप दर्शा दोगे राजस्थान के मैप में, ठीक है, तो इसका आपको आधा आधा 1 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा 10 मार्क का हम लोग का आपका मतलब ये मानचित्र संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया और 20 हम लोगों ने MCQ भी सॉल्व कर लिया, और बाकी जो आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं अच्छे से एक एक या दो दो प्रश्न ले लेकर अच्छे से अपने हैंड रिटन अच्छे से लिखकर और उसका वीडियो बनाता रहूँगा और आप याद करते रहना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। चलो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।